नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। जो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 5-6 मिनट का लेट है। चलिए सभी लोग आ जाइए, जो है सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। जो है आज आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी लोग हैं सभी लाइव हो जाएं फटाफट। चलिए सभी लोग आ जाइए, जो है सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। जो है चलिए सबको हमारी तरफ से नमस्कार। ठीक है, आज आपका टॉपिक है मित्रों लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। अभी तक आप जो है धार्मिक साहित्य पढ़े। आपको याद होगा कि हमने ग्राफिंग किया था, ग्राफ आपको बनाया था। जब साहित्य का डिवीजन हमने किया था ग्राफ के माध्यम से, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि साहित्य मूल रूप से दो प्रकार का होता है। साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। यानी लौकिक साहित्य को ही धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। इसी लौकिक साहित्य को धर्मेतर साहित्य भी कहा जाता है। इसको हम धर्मेतर साहित्य कहते हैं। इसे धर्मेतर साहित्य भी कहा जाता है। यानी वह साहित्य जो धर्म से इतर हो, यानी जिसका विषय धार्मिक विषय न हो। ठीक, यानी लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य वह साहित्य होता है जिसका विषय क्या हो, यानी सब्जेक्ट जो है जिसका विषय क्या हो, सामाजिक विषय हो। यानी समाज के मुद्दों के आधार पर लिखा गया जो साहित्य होता है वो लौकिक साहित्य होता है। या इसको दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, यानी जिन साहित्यों का विषय धार्मिक न हो उसे हम धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य और जीवनी आधारित साहित्य। दूसरा है जीवनी आधारित साहित्य। जीवनी आधारित साहित्य यानी इसमें बहुत से प्रकार के साहित्य आएंगे। जीवनी आधारित साहित्य में किसी एक राज्य विशेष पर लिखा गया साहित्य, किसी राजा की जीवनी पर आधारित लिखा गया साहित्य, कवियों के व्यक्तिगत जो साहित्य हैं वो इसमें आएंगे। ठीक, और ऐतिहासिक साहित्य वह साहित्य होगा जो किसी भी राजवंश की वंशावली या उसके इतिहास के विषय में, उसके राज्यकाल के विषय में हमको बताए। यानी उस समय की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि के विषय में जो साहित्य हमको बताए वो क्या है, ऐतिहासिक साहित्य है। ठीक है, ऐतिहासिक साहित्य को भी हम दो वर्गों में बांटते हैं। इसे भी दो वर्गों में बांटा जाता है। पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य, पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य, पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। अब देखिए हमने ऐतिहासिक साहित्य के विषय में बताया कि भाई ऐतिहासिक साहित्य आप उसे कहेंगे जिससे किसी भी राज्यवंश के राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कला एवं धर्म आदि की आपको क्या हो, जानकारी हो। यानी ऐसे साहित्य जो किसी भी राजवंश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कलात्मक पृष्ठभूमि को व्यक्त करें उसे हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक साहित्य कहेंगे। ठीक है, अब इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया ऐतिहासिक साहित्य को। तो इसे दो भागों में बांटा गया, पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। ठीक है, तो प्रश्न ये है
कि पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य किसे कहेंगे, पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य किसे माना जाता है। देखिए, कहते हैं पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य में दो साहित्य आते हैं आपके, ठीक है, दो साहित्य आते हैं, एक अर्थशास्त्र, दूसरा राजतरंगड़ी। और हमारा प्रयास होगा कि आज हम इन दोनों ग्रंथों का या दोनों साहित्यों का डिटेल से आपको अध्ययन कराएं, ठीक है। तो पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य में दो साहित्य आते हैं, लेकिन एक प्रश्न और आपके सामने रखता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का कौन सा पहला ऐसा साहित्य है जो इतिहास लेखन की सभी विशेषताओं को पूरा करता है और उसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक साहित्य कहा जा सकता है, तो वह है राजतरंगड़ी। यह पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य भी है, ठीक, क्योंकि यह जो है आपके धर्म, राजनीति, समाज, हर चीज के विवरण देती है। उसके साथ साथ इतिहास लेखन की विशेषता को भी यह पूरा करती है। इतिहास लेखन की विशेषता को भी यह क्या करती है, पूरा करती है, ठीक। तो प्रश्न यह है कि इतिहास लेखन की विशेषता क्या होती है, यानी किस साहित्य को आप ऐतिहासिक साहित्य कहेंगे, यानी कौन सा साहित्य किस विशेषता को पूरा करे तो आप उसे ऐतिहासिक साहित्य का दर्जा देंगे। देखिए, पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य में दोनों आते हैं, लेकिन इतिहास लेखन की विशेषता को पूरी तरह से कौन फॉलो किया है, राजतरंगड़ी ने किया है, ठीक। इसीलिए इसे प्रथम इतिहास लेखन या ऐतिहासिक साहित्य माना जाता है, ठीक। लेकिन उस कैटेगरी में अर्थशास्त्र भी आता है, ठीक है। इसीलिए दोनों को पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य कहा गया, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप बना लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। देखिए, कहते हैं कि ये आपका ग्राफ हमने दो भागों में डिवाइड किया है। धर्मेतर साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक साहित्य और जीवनी आधारित साहित्य। फिर ऐतिहासिक साहित्य को हमने दो भागों में बांटा, पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। फिर पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थशास्त्र और राजतरंगड़ी, ठीक है, अर्थशास्त्र एवं राजतरंगड़ी। फिर हमने कहा कि भाई राजतरंगड़ी भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है जो इतिहास लेखन की सभी विशेषताओं को पूरा करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको पॉइंट आउट कर देते हैं कि इतिहास लेखन की विशेषताएं होती क्या हैं, यानी किन विशेषताओं को राजतरंगड़ी पूरा करती है। इतिहास लेखन की विशेषता, हालांकि पीछे हमने वीडियो में इसकी चर्चा किया है। इतिहास लेखन की विशेषता, इतिहास लेखन की विशेषता, ठीक है। चलिए, इतिहास लेखन की विशेषता देखिए, किसी भी साहित्य को ऐतिहासिक साहित्य कब कहोगे, या किसी भी साहित्य को अन्य साहित्य से या हिंदी से, इंग्लिश से, फिलोसफी से, अन्य साहित्यों से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे अलग करोगे, कैसे आप कहोगे कि नहीं यह इतिहास संबंधी किताब है, ठीक है। तो उस इतिहास लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उसमें सत्य घटना का विवरण दिया गया हो, उसमें सत्य घटना का विवरण हो, यानी उस किताब में जिस घटना का उल्लेख किया गया हो वो घटना पूरी तरह क्या हो, सच हो, ठीक है। दूसरा, उल्लिखित घटना प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर हो, यानी जिस घटना का विवरण आपने दिया है उसके पीछे कोई न कोई स्रोत होना चाहिए। उल्लिखित घटना प्रमाणिक स्रोत के
आधार पर होनी चाहिए, तभी तो उसमें विश्वसनीयता आएगी। ठीक, अगला, लेखन कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित हो। लेखन कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित हो। लेखन कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित हो। नंबर 4, लेखक क्या होना चाहिए? निरपेक्ष होना चाहिए। लेखक निरपेक्ष हो। लेखक निरपेक्ष हो। ठीक है, यानी जो साहित्य को लिख रहा है वह किसी के दबाव में न हो। ठीक है, तभी हम उसे ऐतिहासिक साहित्य मानेंगे। यानी राजतरंगिणी जो है इतिहास लेखन की इन चारों विशेषताओं को क्या करती है? पूरा करती है। इसीलिए राजतरंगिणी को भारत का पहला ऐतिहासिक साहित्य माना जाता है जो इतिहास लेखन की सभी विशेषताओं को क्या करती है? पूरा करती है। ठीक, लेकिन पूर्ण ऐतिहासिक साहित्य में 2 साहित्यों को रखा गया है, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। ठीक है, तो चलिए हम आज एक एक की चर्चा करेंगे और आप नोटबुक बनाते जाइएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र, देखिए कहते हैं कि अर्थशास्त्र के नाम से आपको क्या लग रहा है? अक्सर परीक्षा में जो नए विद्यार्थी होते हैं वो इसके नाम से थोड़ा सा भटक जाते हैं। अगर ये पूछ ले कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है, यानी इसका स्वरूप क्या है, तो नाम से ये लगता है कि यह पूरी तरह अर्थव्यवस्था पर आधारित ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। कहा जाता अर्थशास्त्र जो है यह राजनैतिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? राजनैतिक ग्रंथ है। मूल रूप से यह राजनैतिक ग्रंथ है, मूल रूप से राजनैतिक ग्रंथ है, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था, समाज, कृषि इन सारी चीजों का उल्लेख भी आता है। ठीक है, नागरिक प्रशासन इन तथ्यों का उल्लेख भी आपके अर्थशास्त्र में आता है। ठीक, लेकिन ये विकल्प में नहीं रहेंगे। अगर इन केस ये विकल्प में है भी और एक विकल्प का आपको चुनाव करना है तो आप चुनाव करेंगे किसका? राजनीतिक ग्रंथ का। ठीक, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस दे दिया हो मित्रों, तो मल्टीपल चॉइस में अगर सब हैं तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप इसको बेहतर तरीके से नोट करिएगा, क्योंकि सामान्य रूप से आपको हर जगह मिलेगा नहीं। अब हम आपको अर्थशास्त्र की एक बेसिक परिचय देते हैं। कहते हैं इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है कौटिल्य। इसका लेखक कौन है? कौटिल्य। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 373 BC। जन्म स्थान इनका कहाँ था? पाकिस्तान में तक्षशिला। पाकिस्तान में तक्षशिला इनका क्या है? जन्म स्थान है। पाकिस्तान इनका क्या है? जन्म स्थान था। ठीक है, इनका गोत्र क्या है? गोत्र इनका कुटिल है। इनका गोत्र क्या है? कुटिल गोत्र के थे, और कहा जाता है कि गोत्र के आधार पर ही इनको एक नाम दिया गया और वह नाम है कौटिल्य। ठीक है, गोत्र के आधार पर इनको नाम दिया गया और वह नाम क्या है? कौटिल्य है। ठीक है, लेकिन इनका जो मूल नाम है, मूल नाम की अगर हम बात करें
तो मूल नाम इनका क्या है? विष्णुगुप्त। मूल नाम इनका क्या है? विष्णुगुप्त। ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के मूल नाम को बताइए, तो कौटिल्य का मूल नाम जो है वो क्या है? विष्णुगुप्त है। और जो कौटिल्य इनका नाम है, कौटिल्य नाम इनके कुटिल गोत्र से होने के कारण, ये ब्राह्मण वंश के कुटिल गोत्र से संबंधित थे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मित्रों कुछ नाम आते हैं। जैसे कहा जाता है कि हेमचंद्र एक महान लेखक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों की चर्चा किया है। इन्होंने, यानी आप देखिए, मैं किताब का नाम लिख दे रहा हूं, हेमचंद्र की पुस्तक है अभिधान चिंतामणि। अभिधान चिंतामणि, कल इसकी चर्चा की गई थी, याद आ रहा है आपको? हेमचंद्र की पुस्तक अभिधान चिंतामणि की चर्चा हमने किया था। हेमचंद्र ने अपनी पुस्तक अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों की चर्चा किया है। ये आपको पता है, ये जैन ग्रंथ है, ठीक? कल जैन साहित्य आपको पढ़ा रहे थे ना, उसमें चर्चा में आया था ना अभिधान चिंतामणि। कहते इसमें इन्होंने कौटिल्य को वात्स्यायन, मल्लीनाथ, चाणक्य, विष्णुगुप्त, वात्स्यायन, चाणक्य, मल्लीनाथ, पच्छिल स्वामी और विष्णुगुप्त, इतने नाम इनके बताए हैं। तो ये भी आप जानते रहिए। अगर आपसे पूछ ले कि जैन साहित्य में चाणक्य के किन नामों की चर्चा की गई है, तो जैन साहित्य में चाणक्य के 5 नामों की चर्चा। इनको, चाणक्य को वात्स्यायन भी कहा गया, जबकि वात्स्यायन आप जानते हैं कामसूत्र के रचनाकार हैं, लेकिन यहाँ पर वात्स्यायन नाम बताया गया किसका? चाणक्य का, ठीक? क्योंकि अर्थशास्त्र में प्रसूति गृहों का भी उल्लेख चाणक्य ने बखूबी किया है, ठीक? इसके बाद चाणक्य नाम की चर्चा करता है। मल्लीनाथ एक तीर्थंकर थे, यहाँ पर मल्लीनाथ चाणक्य के नाम को संबोधित किया हेमचंद्र ने। पच्छिल स्वामी और विष्णुगुप्त, इन 5 नामों की चर्चा, चाणक्य के 5 नामों की चर्चा हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ अभिधान चिंतामणि में किया है। ये तो रहे चाणक्य के नाम। अब बात आती है कि चाणक्य की तुलना, यानी उपाधियां, टाइटल, चाणक्य को कई महत्वपूर्ण उपाधियों से विभूषित किया गया है। जैसे चाणक्य को भारत का मैकियावेली, देखिए इनके उपनाम क्या है, उपाधि कह सकते हैं आप। चाणक्य को भारत का मैकियावेली एक दार्शनिक है, ये मैकियावेली, मैकियावेली। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है, भारत का वेगन कहा गया है, भारत का अरस्तु कहा गया है। ये 3 विदेशी नामों से तुलना की गई है चाणक्य की। अरस्तु एक महान दार्शनिक है, ठीक है? प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। प्लेटो शिष्य थे किसके? सुकरात के। तो कहते हैं इन 3 नामों की चर्चा, या 3 उपाधियां, 3 टाइटल कौटिल्य को दी गई हैं। कौटिल्य को भारत का, यानी चाणक्य को भारत का मैकियावेली, चाणक्य को भारत का वेगन और चाणक्य को भारत का अरस्तु कहा जाता है। ये भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है? ये तो एक बेसिक परिचय हमने चाणक्य के बारे में दिया। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई इनकी 283 BC में, 283 BC में, ठीक? मृत्यु स्थल क्या था इनका? मृत्यु स्थल है पाटलिपुत्र। मृत्यु स्थल क्या है? पाटलिपुत्र यानी मगध। आप जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुरोहित के पद पे थे, सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक? तो इनकी मृत्यु यही पाटलिपुत्र में हुई 283, 273 और 283 अगर आप जोड़ लो तो 17 साल ये, 73 साल ये, 17, 73 यानी कितना हो जाएगा? 7, 3, 10, 7, 1, 8, 9, लगभग 90 साल।
90 वर्षों तक चाणक्य क्या थे, जिंदा थे। ठीक है, इस तरह से भी कभी हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते और एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न बना देता है तो हमें याद नहीं होता, चूंकि मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, तो हम ये नहीं निकाल पाते कि वह कितने साल जिया। आप अगर क्वेश्चन फॉर्म को उठा के देखेंगे तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है कि अलबरूनी और अलमसूदी में कितने वर्षों का अंतर है, अलबरनी और अमीर खुसरो में कितने साल का अंतर है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमेशा हमारा ये काम होता है कि हम क्वेश्चन के हर फॉर्म पे अपना पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमने बेसिक परिचय चाणक्य की बात की। अब आते हैं हम अर्थशास्त्र के परिचय पर। ठीक है, जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा जिसकी वजह से कौटिल्य जाने जाते हैं, अब हम उस ग्रंथ की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी लोग नोट कर लिए इसको, जितने भी लोग इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। आशुतोष जी, कृष्ण राजकुमार जी, ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ नहीं छूटेगा, सब हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र, देखिए इसकी भाषा क्या है, भाषा है इसकी क्या, संस्कृत। अर्थशास्त्र को किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और यह गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य प्लस पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों में है, ये ध्यान रखिएगा। और पहली बात तो ये कि कहते हैं कि अर्थशास्त्र में कुल इसमें 15 जो है अधिकरण है, आप इन्हें अध्याय कह सकते हैं, 15 अधिकरण है। ठीक है, और इसमें 180 प्रकरण है। कितने प्रकरण हैं, 180 प्रकरण है, यानी उपअध्याय। ठीक है, यानी 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में इसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, कहते हैं कि प्रकरण संख्या 2 और 3, इसमें से प्रकरण संख्या 2 और 3 ये दोनों जो है ये सबसे प्राचीन है। प्रकरण संख्या 2 और 3 सबसे प्राचीन है। प्रकरण संख्या 2 और 3 क्या है, सबसे प्राचीन है, ये दोनों सबसे प्राचीन है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्र वर्तमान में है, इस अर्थशास्त्र को 1905 में श्याम शास्त्री ने इसे 1905 में श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त किया था। इसे श्याम शास्त्री ने कहाँ से प्राप्त किया था, मैसूर संग्रहालय से प्राप्त किया था। ठीक है, कहा जाता है कि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद, अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद जॉली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, जॉली महोदय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जॉली महोदय के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के कम से कम 7 अधिकरण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पेपर हल करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
तो 7 अधिकरणों की चर्चा जरूर हम कर लेते हैं कि इन 7 अधिकरणों का संबंध राज्य की किस किस व्यवस्था से है। ये पूछता है कि किस अधिकरण में किस व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, और इसको जानने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र केवल और केवल राजनैतिक ग्रंथ नहीं है। इसमें रेवेन्यू से संबंधित यानी वित्त संबंधी विषय भी है, इसमें राज्य शासन संबंधी विषय भी है, नागरिक प्रशासन संबंधी विषय भी है, एग्रीकल्चर संबंधी विषय भी है, विधि और न्याय संबंधी विषय भी है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से यह कैसा है, राजनैतिक ग्रंथ है। और पहली बात ये ध्यान रखिएगा, पूरे अर्थशास्त्र में आप ये जानते हैं कि कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, यानी मौर्य वंश से संबंधित है। लेकिन पूरे अर्थशास्त्र में कहीं भी ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की चर्चा है, ना ही मगध राज्य की चर्चा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो अर्थशास्त्र है, ठीक, यह अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है राजनीति के संचालन का, जो किसी भी राजा और किसी भी राज्य के द्वारा अपनाया जा सकता है। यह सिर्फ जो है केवल चंद्रगुप्त मौर्य या मगध के लिए कौटिल्य ने नहीं निर्मित किया था, किसी भी बेहतर राज्य संरचना के निर्माण के लिए कौटिल्य का यह अर्थशास्त्र आवश्यक है। और वर्तमान भारतीय प्रशासन में भी कौटिल्य के इन बहुत सारे सिद्धांतों को अपनाया गया है। तो इसलिए कहीं भी इसमें ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की चर्चा है और ना ही जो है मगध राज्य की चर्चा है जहां का वह रहने वाला था। ठीक है, कहते हैं कि इनके 7 अधिकरण बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उन अधिकरणों में किन किन तथ्यों के या किन किन विषयों का उल्लेख किया गया है, हम उसकी चर्चा जरूर करना चाहेंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, ठीक, कि किस अधिकरण में कौन कौन से चीजों की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए देखिए, अधिकरण। तो अधिकरण में आपका जो प्रथम अधिकरण है, प्रथम अधिकरण में कौटिल्य ने राजस्व प्रशासन का उल्लेख किया है। राजस्व प्रशासन का उल्लेख करता है। राजस्व प्रशासन यानी वित्त व्यवस्था का उल्लेख करता है। और कौटिल्य कहता है कि किसी भी राज्य या राजा की मजबूती उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। यह कहता है कि राजकोष जो है, राजकोष की मजबूती उस राज्य और राज्य की जनता के हितों को तय करती है। इसलिए अर्थशास्त्र में अगर आप देखेंगे, कौटिल्य या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे कार्यकाल में मौर्य वंश के किसी भी ऐसे भूभाग को या भाग को उसने नहीं छोड़ा जहां से अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती थी। कहते हैं कि इसी में कौटिल्य ने जनपद निवेश और दुर्ग निवेश की संकल्पना को दिया है। जनपद निवेश और दुर्ग निवेश की संकल्पना को दिया है। दुर्ग निवेश और जनपद निवेश की संकल्पना दिया है। और आपको ये भी पता है कि मौर्य वंश में दासों और शूद्रों को भी पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में शामिल किया गया था, जो अभी तक भारतीय इतिहास में कहीं हमको दिखाई नहीं देता। एक जो बड़ा तबका हिंदुस्तान की आबादी का जो अर्थव्यवस्था से कटा हुआ था, वह पहली बार मौर्य वंश में आकर जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। इसके कई फायदे हुए। शूद्रों के और दासों के अर्थव्यवस्था से जुड़ने से क्या हुआ कि श्रम मूल्य सस्ता हो गया, और श्रम मूल्य सस्ता होने से एक फायदा तो ये हुआ कि उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ा तो डिमांड भी तो बढ़ी, यानी वह वर्ग जो मुद्रा के अभाव में बाजार का अंग नहीं था, जिसके पास पैसा न होने की वजह से डिमांड नहीं कर पा रहा था, जब वह अर्थव्यवस्था से जुड़ गया तो उसके पास भी डिमांड करने की क्षमता उत्पन्न हो गई। इससे मौर्य काल की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, बृहद हो गई, यानी बाजार, एक बड़ा बाजार निर्मित हो गया और उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि श्रम मूल्य यानी लागत कम हो गई। तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में कहीं न कहीं कौटिल्य ने अपना अहम योगदान दिया है, और इसका उल्लेख जो है आपके पहले अधिकरण में आता है। ठीक, दूसरे अधिकरण में उसने नागरिक प्रशासन की चर्चा किया है। दूसरे अधिकरण में मित्रों उन्होंने क्या किया, नागरिक प्रशासन की चर्चा किया है। यानी जो द्वितीय अधिकरण है, द्वितीय अधिकरण, इसमें नागरिक प्रशासन की चर्चा है। नागरिक प्रशासन की
इसमें नागरिक प्रशासन की चर्चा है। ठीक, इसी में आप देखेंगे पूरी व्यवस्था का उल्लेख आता है, जिसमें वह 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों का उल्लेख करता है, जिसमें वह राजा के विषय में कहता है कि हर राजा को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति राजा से किसी भी समय किसी भी स्थान पर मिल सकता है, इवन वह राजा से अंतः कक्ष में भी मिल सकता है। राजा ऐसा होना चाहिए कि हर पल वह जनता के क्या हो, संपर्क में हो। तो एक बेहतर नागरिक प्रशासन का विवरण यहाँ पर कौटिल्य ने किया है। तीसरा जो है आपका वो विधि और न्याय से संबंधित है, जिसमें आपके धर्मस्थी न्यायालय तृतीय जो है तृतीय अधिकरण में धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय यह ऐसा न्यायालय होता था, कहा जाता मौर्य काल में आकर पहली बार न्यायालय का विभाजन किया गया, यानी क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, यानी दीवानी और कचहरी, जो आज वर्तमान में आप देखते हैं, यानी कचहरी की व्यवस्था और दीवानी की व्यवस्था जो आज आप देखते हैं कि हर जिले में दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हैं। जो दीवानी कोर्ट होता है वह रेवेन्यू संबंधित मामले की सुनवाई करता है, यानी वित्त संबंधी मामले की सुनवाई करता है। जो आपका क्रिमिनल कोर्ट होता है यानी कचहरी जो होती है, वहां पर मारपीट, हिंसा जैसे मामलों की सुनवाई की जाती है। तो यह व्यवस्था पहली बार कब दिखता है? मौर्य काल में ही दिखाई देता है। और मौर्य काल में दोनों माने विषय के आधार पर, यानी विषय के आधार पर न्यायालय के दो भाग दिखाई देते हैं। तो यहाँ तृतीय में धर्मस्थी न्यायालय है जो आपके राजस्व संबंधी मामले की सुनवाई करता था, और चौथा जो है यानी चतुर्थ अधिकरण में कंटक शोधन न्यायालय की चर्चा की गई है। कंटक शोधन यानी क्रिमिनल कोर्ट, कंटक शोधन न्यायालय की चर्चा की गई है। ये आपका क्रिमिनल कोर्ट आप इसे कह सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो है, पांचवें अधिकरण में सभासद जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों का निर्धारण है। इसमें जो है सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों का निर्धारण है। ठीक, इसमें सभासदों एवं अनुचरों यानी जो उनके कर्मचारी हैं, राज्य और राजा के प्रति जो है उसके क्या कर्तव्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, उन सारी चीजों का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और जो आपका छठा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको पूरी तरह क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि मौर्य वंश में राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में हुआ है। सप्तांग सिद्धांत ही राज्य संचालन के मुख्य आधार स्तंभ माने गए हैं। इन्हीं सप्तांग सिद्धांतों के द्वारा किसी भी राज्यवंश का संचालन संभव होता है, ऐसा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है। तो छठे अधिकरण में हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो छठा अधिकरण है इसको सभी लोगों ने नोट कर लिया है। जो आपका छठा अधिकरण है, छठा अधिकरण इसमें सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है। सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है। सप्तांग सिद्धांत में 7 चीजें हैं। ठीक, 7 चीजों में क्या क्या शामिल है? इसमें कहते हैं कि इसमें स्वामी माने 7 में कौन कौन से आते हैं? स्वामी माने राजा, स्वामी को हम क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद,
दुर्ग दुर्ग दंड बल दंड दुर्ग दंड कोष स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग दंड कोष सेना और मित्र, ये आपके 7 होते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। यानी स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग दंड कोष 1 2 3 सॉरी एक ज्यादा हो गया है, सेना को हटाइए, सेना को हटाना पड़ेगा, सेना नहीं है, कितने हो रहे हैं, 1 2 3, ये 4 होना चाहिए ना, 4 5 6 7 8 हो रहा है। ये हो जाएगा आपका 4, ठीक, ये आपका 5, ये 6 और ये 7। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग दंड कोष मित्र, ये 7 को मिला के क्या कहा जाता है, सप्तांग सिद्धांत। और इन्हीं सप्तांग सिद्धांत के द्वारा किसी भी राज्य का संचालन संभव होता है। ठीक है, जिसकी चर्चा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। ठीक, इसकी चर्चा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में किया है। ठीक, अब आपका जो 7वां अधिकरण है मित्रों, 7वां अधिकरण जो है वो आपके विदेश नीति से है। जो 7वां अधिकरण है उसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। 7वां अधिकरण ये आपकी विदेश नीति से संबंधित है। 7वां अधिकरण आपकी विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, 7वां अधिकरण विदेश, ये आपके महत्वपूर्ण अधिकरणों की बात हमने किया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र में किन किन घटनाओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, किन किन घटनाओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा करेंगे जो अर्थशास्त्र पे क्या है, आधारित हैं। जो अर्थशास्त्र पे आधारित हैं उन ग्रंथों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। जो आने वाले यानी मौर्य वंश के बाद भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक ग्रंथ निर्मित किए गए जो अर्थशास्त्र की ही पद्धति पे क्या थे, आधारित थे। कहा जाता है कि कामंदक, जो इनके शिष्य माने जाते हैं, कामंदक ने एक ग्रंथ लिखा था नीतिसार, जो लघु अर्थशास्त्र आप उसे कह सकते हैं, जो गुप्त काल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। और यह नीतिसार ग्रंथ भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही पूरी तरह क्या है, निर्भर है। तो हम अब ऐसे ग्रंथों की चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं अर्थशास्त्र पे आधारित हैं, और अर्थशास्त्र पे नहीं यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पे आधारित हैं, और वो भी मूल रूप से क्या है, राजनैतिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अन्य राजनैतिक ग्रंथ कौन से हैं। अर्थशास्त्र, ऐसे लिखिए इसको, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित अन्य राजनैतिक ग्रंथ, अन्य राजनैतिक ग्रंथ, अन्य राजनैतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित अन्य राजनैतिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने अभी नाम लिया जो है कामंदक का नीतिसार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो है कामंदक इनका ग्रंथ है नीतिसार। यह गुप्त काल के
यह गुप्त काल के राजनीति एवं नागरिक प्रशासन की चर्चा करता है। यह गुप्त काल की राजनीति एवं नागरिक प्रशासन, गुप्त काल की राजनीति एवं नागरिक प्रशासन की चर्चा करता है। ठीक है, गुप्त काल में, यानी कहने का मतलब है कि नीतिसार जो है वो गुप्तकालीन राजनीति एवं राजनीति एवं नागरिक प्रशासन की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है और यह मूल रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही क्या है, आधारित है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मीधर की किताब है कृत्यकल्पतरु। आपको याद होगा ये लक्ष्मीधर जो है गढ़वाल वंश के शासक, गढ़वाल वंश जिसकी राजधानी कन्नौज थी, ठीक, इसी के शासक थे गोविंद चंद्र। ये गोविंद चंद्र के दरबार में रहा करते थे लक्ष्मीधर, ठीक है, और इन्होंने कृत्यकल्पतरु नामक महान ग्रंथ की रचना की जो राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरी चीज ये कि आप इसी गढ़वाल वंश के शासक था कौन, जयचंद, जिसने जल कर लगाया था। गढ़वाल वंश के लोगों ने ही सबसे पहले जल कर लगाया था, यानी वाटर टैक्स आप कह सकते हैं, जो वर्तमान में नगर निगम द्वारा क्या किया जाता है, वसूला जाता है। ठीक है, वर्तमान में नगर निगम द्वारा क्या किया जाता है, वसूला जाता है। तो जल कर सबसे पहले किसने लगाया था, गढ़वाल वंश ने लगाया था। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ जो है उस पर क्या है, आधारित है। ठीक, इसके बाद आपकी शुक्राचार्य की शुक्रनीति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शुक्राचार्य की शुक्रनीति, शुक्राचार्य, इनकी किताब है शुक्रनीति। इसमें भी मूल रूप से नागरिक प्रशासन का उल्लेख है। ये भी पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। नागरिक प्रशासन की चर्चा इसमें की गई है। इसके लेखक कौन है, शुक्राचार्य, और किताब का नाम क्या है, शुक्रनीति। ठीक, आप लोग नोट करते चलिए इसको फटाफट, जो है जितने भी लोग हैं। ठीक है, सभी को हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। नेहा जी, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसके अतिरिक्त कौन कौन से ग्रंथ हैं आपके, जैसे सोमदेव सूरी का नित्य वाक्यामृतम है, मित्र मिश्र की एक किताब है राजनीति प्रकाश, रामचंद्र अमात्य की एक किताब है आज्ञा पत्र, और भी कई किताबें हैं जिनको आप केवल नाम लिख लीजिए उनका। ठीक है, उनके नामों को लिख लीजिए, वो एग्जाम में आपके पूछी जा सकती हैं। देखिए एक लेखक है नीलकंठ, ये देखिए ये आपके दक्षिण भारत के हैं। नीलकंठ शास्त्री नहीं, नीलकंठ शास्त्री की एक किताब है वो दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास पे है, तो वो नीलकंठ ये नहीं है, लेकिन ये भी वहीं के हैं। तो इनकी किताब है नीति मयूख, नीलकंठ की। ठीक, ये भी दक्षिण भारत पे आधारित है, नीति मयूख, नीति मयूख। ये किताबों की केवल आप अभी जो है केवल नाम याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृतम, सोमदेव सूरी की नीति वाक्यामृतम, ये राजपूत काल की है, नीति वाक्यामृतम। ये आपके राजपूत काल कहने का मतलब है कि 1200 से लेके 700 का जो ड्यूरेशन है उस पर ये पूरी तरह से क्या है, आधारित है। ठीक, इसके बाद रामचंद्र अमात्य की है, रामचंद्र नहीं, इनको जाने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रामचंद्र अमात्य की जो है। इसके बाद भोज की किताब है, बहुत फेमस है, भोज की किताब है युक्तिकल्पतरु, ये इनकी किताब है। ये किताबें हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति पर क्या है, आधारित हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है,
इन किताबों के नाम आप याद रखिएगा। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित किताबें हैं जो राजनीति से क्या है, जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो है किन किन बातों की जानकारी हमको देता है। ठीक है, किन किन बातों की जानकारी कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में हमको देता है। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, कहा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्तमान इतिहासकारों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना, यानी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार का उल्लेख किया है उसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क के सुधारों से की गई है। जो वर्तमान इतिहासकार हैं, यानी वर्तमान लेखन शैली में कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में वर्णित सुधारों की जो तुलना है वो जर्मनी के बिस्मार्क के सुधारों से की गई है। आपको अगर याद होगा तो बिस्मार्क का सेंस यहाँ क्यों आया है उसकी मैं चर्चा कर दूं आपको याद होगा तो कहा जाता है कि जर्मनी कई खंडों में क्या था, विभाजित था। प्रशा जो है उसका एक प्रांत हुआ करता था और प्रशा के नेतृत्व में बिस्मार्क एक सलाहकार था, राजा का सलाहकार है बिस्मार्क। जो भूमिका वहां पर बिस्मार्क की है जर्मनी में, वही भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसकी थी, कौटिल्य की। कौटिल्य भी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार है और जर्मनी में बिस्मार्क भी वहां के राजा का क्या था, सलाहकार था। और बिस्मार्क की सलाह पर ही जर्मनी में राष्ट्रवादी विचारधारा का क्या हुआ, प्रसार हुआ और प्रशा के नेतृत्व में पूरा जर्मनी क्या हो गया, एकीकृत हो गया। यानी जो पहले प्रशा हुआ करता था वही बाद में आगे चलकर क्या बन गया, जर्मनी। यानी जो जर्मनी एकमात्र भौगोलिक पहचान थी जो कई प्रांतों में क्या थी, विभाजित थी, बिस्मार्क के योगदान से वह क्या हो गया, एक राष्ट्रवादी देश के रूप में उभर कर आया और जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। लेकिन वही योगदान आपके कौटिल्य का है, किसमें, मौर्य वंश में। आपको याद होगा, हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि कौटिल्य तक्षशिला का प्राचार्य हुआ करता था, अध्यापक था, कौटिल्य तक्षशिला में पढ़ाता था। लेकिन जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ तो सिकंदर का आक्रमण, भाई सिकंदर ईरान को जीतते हुए, फारस को जीतते हुए आपके द्वारे पर आकर खड़ा हो गया, भारत के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। तो कहा जाता है कि सेलुकस जो उसका छत्रप था, बाद में सिकंदर ने अपने कुछ सेना नायकों को तक्षशिला और सिंध प्रांत में भेजा था जानकारी अर्जित करने के लिए। और जब तक्षशिला में यह बात पता चली कि सिकंदर जैसा विश्व विजेता का उद्देश्य लेकर व्यक्ति जो है हमारे यहाँ पे खड़ा है, यानी उस समय जो हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान की संकल्पना तो नहीं थी, लेकिन कहा जाता तक्षशिला के सभी विद्वानों ने एक समिति बुलाई। कहा जाता है कौटिल्य के नेतृत्व में ही समस्त विद्वानों की एक समिति बुलाई गई कि सिकंदर के आक्रमण को कैसे रोका जाए, सिकंदर के आक्रमण को किस तरह से क्या किया जाए, रोका जाए। तो इसके लिए जब विचार किया गया तो विचार ये हुआ कि भाई सिकंदर जैसे योद्धा का मुकाबला इस समय हिंदुस्तान में अगर कोई कर सकता है तो वो मगध महाजनपद कर सकता है, जहां पर शासन कर रहा था कौन, घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक है। और मगध उस समय सबसे मजबूत था महाजनपदों में। ठीक है, क्योंकि महाजनपद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन सभी महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ महाजनपद आपका नंदवंश था, घनानंद का था, मगध। तो कहा जाता है कि लोगों ने विचार रखा कि यदि मगध नेतृत्व करे और एक अखंड भारत की संकल्पना अगर हम लोग बना दें, यानी अखंड भारत की संकल्पना अगर हो जाए, यानी सभी हम क्या हो जाएं, एक हो जाएं मिलकर, तो सिकंदर पराजित हो सकता है और सिकंदर के आक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि इस बात को घनानंद के समक्ष रखे कौन, तो यह योगदान या यह दायित्व तो सौंपा गया किसको, कौटिल्य को। कौटिल्य एक विद्वान ब्राह्मण था, शरीर से काला था, थोड़ा सा देखने में सुंदर नहीं था। कहा जाता है कि जब कौटिल्य घनानंद के यहाँ आया तो घनानंद के समक्ष जब कौटिल्य, हालांकि कहानी बहुत लंबी है लेकिन आपको मैं शार्ट कर रहा हूँ, घनानंद के समक्ष जब कौटिल्य ने इस बात को रखा तो घनानंद जो है बड़ी बेतरतीब तरीके से उसने मुस्कुराया और उसने बताया कि पुरु की पराजय में मेरा भी योगदान है। मैं जानकर पुरु को पराजित करवाया हूं, किससे, सिकंदर से। पुरु हारा था झेलम के युद्ध में और इस बात को सुनकर चाणक्य बेहद क्रोधित हो गया कि जिस अखंड भारत की संकल्पना को चाणक्य लेकर आया था वह तो
इसके विचारों में दिखाई ही नहीं देता, यह अपने लोगों को ही विदेशियों से पराजित करवा रहा था। कहा जाता है कि उसके बावजूद चाणक्य ने एक अखंड भारत का नक्शा, जो पहली बार मैप आपके भारत का बना था, वह उसने घनानंद के हाथों में रखा और अखंड भारत के नेतृत्व की बात को कहा, तो घनानंद ने उस मैप को फाड़ कर क्या किया, फेंक दिया और कहा कि आप अखंड भारत का निर्माण कर लीजिए। कहा जाता है कि यहीं पर चाणक्य क्रोध में आता है और उसने कसम खाई कि मैं दोबारा मगध तभी आऊंगा जब आपके राजवंश का विनाश कर दूंगा। और यहीं पर उसने अपनी चोटी में गांठ बांधा और मगध छोड़कर जब जा रहा था तो वह आपके यही बिंद के क्षेत्र के जंगलों में चंद्रगुप्त मौर्य को पाता है राजकीलम नामक खेल खेलते हुए, और इस बालक को खरीद कर ले गया और उसी तक्षशिला में सैन्य विद्या इसको क्या करता है, देता है, और उसी के योगदान से वह कहीं न कहीं नंद वंश को पराजित किया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। और आप जानते हैं कि पूरे भारतीय इतिहास में, चाहे वो मिडवल, मॉडर्न, एंशिएंट, चाहे जो भी हो, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र किसी राजवंश का नहीं रहा जितना बड़ा मौर्यों का रहा। दक्षिण में अगर आप देखिए तो श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक तक मौर्य वंश का विस्तार था, तो उत्तर में कश्मीर तक, पूरब में बंगाल तक, तो पश्चिम में अफगानिस्तान तक, सीरिया तक इसका राज्य विस्तारित था। इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो है हिंदुस्तान में किसी राजवंश नहीं निर्मित कर पाया जितना चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य के योगदान से हुआ। तो सीधी जो तुलना बिस्मार्क से की गई है वह कहीं न कहीं यथोचित है, वह एकदम रियल है, कौटिल्य और बिस्मार्क की तुलना। ये आपके मेंस में भी पूछ सकता है इस तरह से तुलना करके जो है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऐसी तुलना की गई है। दूसरी चीज, चलिए हम बहुत आगे निकल गए, पीछे लौटिए, हम यहाँ पर तथ्य की बात करेंगे। कहते हैं कि रीन चेन जोन पो, रीन चेन जेन पो, ठीक, ये एक तिब्बती लेखक है, ठीक है। इसने क्या किया था, अर्थशास्त्र का तिब्बती अनुवाद किया, तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था इसने। अर्थशास्त्र का तिब्बती भाषा में अनुवाद किसने किया था, रीन चेन जेन पो, ठीक है। रीन चेन जो पो ने तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। अब देखिए हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है, ठीक है। चलिए तथ्य की बात करें तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य इतिहास के महत्व को दर्शाता है। कौटिल्य अपने राजा को कहता है प्रत्येक राजा को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, तो इतिहास के महत्व को बताया है उसने, ठीक। इसके बाद विवाह विच्छेद को अनुमति देने वाला यह पहला ग्रंथ है। विवाह विच्छेद मतलब तलाक, विवाह विच्छेद मतलब तलाक को अनुमति, विवाह विच्छेद मतलब क्या होता है, तलाक, यानी यहां पे पहला ग्रंथ है जो विवाह विच्छेद को अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त देखिए असुर विवाह को मान्यता दिया है, यानी कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसे असुर विवाह कहते हैं। असुर विवाह कुछ क्षत्रियों के लिए क्या किया है, मान्य बताया है, क्षत्रियों के लिए मान्य बताया। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है, जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था है उसका समर्थन करता है, ठीक है, ताकि हर वर्ण अपने दायित्वों का पूरी तरह क्या करे, निर्वहन करे। सभी जो है वर्ण अपने दायित्व का पूरी तरह क्या करे, निर्वहन करे, इसलिए यह जो है उसका क्या करता है, समर्थन करता है, ठीक। इसके बाद सैन्य चिकित्सालय के निर्माण की व्यवस्था की बात करता है। सैन्य चिकित्सालय
सैन्य चिकित्सालय का निर्माण, सैन्य चिकित्सालय का निर्माण। इसके अतिरिक्त संन्यास का विरोध करता है, यानी संन्यास ग्रहण करने का विरोध करता है, संन्यास ग्रहण का विरोध, संन्यास ग्रहण का विरोध एवं गृहस्थ जीवन को मान्यता देता है, गृहस्थ जीवन को क्या करता है, मान्यता देता है। ठीक भाई, अगर कौटिल्य का कहना था कि अगर हर व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेगा तो राज्य की आर्थिक समृद्धि कैसे होगी, और ये कहता है कि व्यक्ति का गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो इहलौकिक कर्तव्य हैं उसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और गृहस्थ जीवन को सबसे बेहतर जीवन बताता है, सबसे बेहतर आश्रम बताता है कौटिल्य जो है। ठीक, तो इसका उल्लेख किया गया है। शस्त्र निर्माण विधि का भी उल्लेख करता है वो, शस्त्र निर्माण विधि का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये सब जो है तथ्य हैं जिनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो आज मित्रों जो है उम्मीद थी हमें कि आपकी अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी दोनों आज खत्म कर देंगे, लेकिन लंबा हो गया क्लास आपकी जो है, अर्थशास्त्र पे ही काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। चलिए अब शाम वाले क्लास में 8 बजे मिलते हैं राजतरंगिणी के साथ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत ही मज़ेदार ग्रंथ है, तो वहाँ पर राजतरंगिणी की चर्चा की जाएगी शाम को। और मुझे लगता है कि आपके किसी भी तैयारी के लिए, आप IAS दो, PCS दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, ठीक, फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।